हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 29 ऑफ नवंबर। 29 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस में आई है, जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में हैं, उन सभी को हम एनालाइज करेंगे आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। शुरुआत करते हैं। और आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है तो कनेक्ट जरूर कर लेना। एंड आज के लेक्चर की शुरुआत करें उससे पहले बता दूं कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो ओनली 181 days आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड दिस इज अ बिग अलर्ट फॉर यू ऑल कि अगर तैयारी को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हो तो प्लीज लेना स्टार्ट करो। ओके, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज ट्रस्ट द मैजिक विद इन यू। आप सभी के अंदर एक मैजिक है, ठीक है, और इस मैजिक को हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर बिलीफ रखना पड़ेगा। कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ फाइटर। जब भी कुछ चीज ऐसी होना कि आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा या लाइफ में कुछ अच्छा आउटपुट नहीं निकल रहा, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर अ फाइटर एंड दिस इज द मैजिक विद इन यू। ठीक है, तो इस मैजिक को हमेशा याद रखना है, इस मैजिक पे हमेशा ट्रस्ट करना। पहला आज का आर्टिकल पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, स्पेस साइंस इन टेक से। ओके, द हिंदू का आर्टिकल है। ये दिख रहा है, ये एक तालाब में ये एक छोटा सा टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का नाम है सरस 3। सरस 3 क्या करता है ये टेलीस्कोप? दूर दूर से स्पेस से आने वाले जो रेडियो रेडियो वेव्स हैं उनको कैच करता है, चाहे कितनी ही फेडेड रेडियो वेव्स हो उसको कैच करता है। एंड अर्ली स्टार्स एंड अर्ली स्टार्स एंड गैलेक्सीज के बारे में पता लगाता है। ठीक है, तो बहुत पहले की जो गैलेक्सीज हैं, सबसे पहले जो गैलेक्सी, सबसे पहले जो स्टार्स बने थे उनका पता लगाता है। तो सरस 3 एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसको बिल्ड किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और ये काम ये करता है कि जो पहले पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बने थे यूनिवर्स में, उन सभी का पता लगाता है रेडियो वेव्स को कलेक्ट करके। ये कौन से लेक में तैर रहा है? तो यहाँ पे देखो, दंडी गनहली लेक में है ये। और इसमें जो रिवर जहाँ से निकलती है, यहाँ है शरावती। तो शरावती रिवर के बैक वाटर्स से एक दंडन हल्ली लेक बना है, उसके ऊपर इसको तैराया जा रहा है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, बस इतना बड़ा ये टेलीस्कोप है। ओके, इतना सा टेलीस्कोप हो कि ये इतनी बड़े बड़े इन्वेंशन, बड़े बड़े यहाँ पे डिस्कवरीज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे पता चला कि जो रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज हैं, जो 200 मिलियन साल के बाद ही बन गई थी, बिग बैंग के 200 मिलियन सालों के बाद ही बन गई थी, सबसे पहली पहली यही गैलेक्सीज बनी थी। ओके, और इनका पता लगा रहा है ये 21 सेंटीमीटर का एक टेलीस्कोप। ये जो गैलेक्सीज है ना, जो नई नई बनी थी जस्ट आफ्टर बिग बैंग, इसको बोलते हैं, ये जो बिग बैंग के जस्ट बाद वाला जो टाइम था ना, उसको बोलते हैं कॉस्मिक डॉन। कॉस्मिक डॉन, डॉन मतलब क्या होता है? जो नया नया सवेरा होता है ना, उसको डॉन कहते हैं। तो कॉस्मिक डॉन में जो नई नई गैलेक्सीज, नए नए स्टार्स बने हैं, उनके बारे में ये सरस 3 पता लगा रहा है। और ये यूज कर रहा है अपनी रेडियो टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पे रेडियो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये पता लगा रहा है। इसमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली चीजें पता चली। पता ये चलता है कि कॉस्मिक डॉन के टाइम पे जो जो भी कुछ बना, ठीक है, लाइक जो भी गैलेक्सीज बनी, जो भी स्टार्स बने, जो कॉस्मिक डॉन हुआ था ना, कॉस्मिक डॉन यानी कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद का जो टाइम था उसको कॉस्मिक डॉन कहते हैं। इस टाइम पे जितना भी गैसियस मैटर था उसका सिर्फ 3% हिस्सा था जिसके थ्रू ये सारी गैलेक्सीज, ये सारे स्टार्स बने हैं। ठीक है, तो जो कन्वर्ट हुई हैं गैसेस इनटू गैलेक्सीज एंड स्टार्स, वो टोटल का सिर्फ 3% हिस्सा है। ओके, और यही अर्लीस्ट गैलेक्सीज बनी जिसको हमने एक्सरेज के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू पता लगाया है। ठीक है, और सरस 3 टेलीस्कोप जो है वो इस तरह का है जिसने एमआईटी यूनिवर्सिटी के एजिस रेडियो टेलीस्कोप को भी फेल कर दिया। तो सोच पा रहे हो, हमारा टेलीस्कोप सबसे आगे, सबसे जिंदाबाद वाला टाइप का टेलीस्कोप हमने बनाया है। सरस 3 इंडिजीनियसली इन्वेंटेड एंड बिल्ट रेडियो टेलीस्कोप है ये, जो कि एक्सट्रीमली फेंट रेडियो वेव सिग्नल्स को भी पकड़ता है, कैच करता है, और इनका जो भी पता लगाना है इन द एस्ट्रोफिजिक्स वो पता लगाता है। फेंट कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके, रेडिएशंस को डिटेक्ट करके ये कॉस्मोस का पता लगाता है, गैलेक्सीज का एंड स्टार्स का पता लगाता है। वो भी आज के नहीं, बहुत सालों पुराने के वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज एंड स्टार्स का ये पता लगाता है। ओके, देन देखो, रेडियो वेव्स या रेडियो टेलीस्कोप होते क्या है? रेडियो वेव्स जो होती हैं ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो आप देखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने स्कूल के टाइम पे बुक्स वगैरह में देखा होगा, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। ये सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स को साथ में मिला लेते हो ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की होती है। और ये जो वेवलेंथ है कुछ फुटबॉल की साइज से लेकर अपने प्लैनेट की साइज तक की हो सकती हैं। हेनरिच हर्ट्ज जो हैं वो हैं इसके पीछे रेडियो वेव्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के पीछे।
रेडियो टेलीस्कोप वो होते हैं जो वीक रेडियो वेव्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं, उनको फोकस में लाते हैं, उनको एम्पलीफाई करते हैं एंड उनसे जो भी एनालिसिस हो रहा होता है वो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो नेचुरली अकरिंग रेडियो लाइट है स्टार्स से जो आ रही है, गैलेक्सीज से जो आ रही है, उसको एनालाइज करते हैं और उसके थ्रू जो भी एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना का इनको पता लगना है वो पता लगाते हैं, ओके। अच्छा, ये जो स्पेशली डिजाइन टेलीस्कोप्स होते हैं ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स का पता लगाते हैं और इसके थ्रू सारा एनालिसिस ये करते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट इशू की तरफ बात करते हैं, हाउ फीफा इज यूजिंग सेयोट फॉर ऑफसाइड डिसीजंस। क्या है ये पूरा मुद्दा? आप सभी को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का इन कतर, ओके, और कतर में एक नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जल्दी जल्दी डिसीजन देने की। जैसे आप देखते हो ना, क्रिकेट में होता है थर्ड एम्पायर, ठीक है, थर्ड एम्पायर होता है, उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी होती है, जैसे एक तो होता है यहाँ पे जो एम्पायर होता है, ठीक है, जो पता लगाता है कि कोई आउट हुआ कि नहीं, कोई रूल ब्रेक हुआ कि नहीं, ये पता लगाता है क्रिकेट में जो भी एम्पायर होता है। लेकिन इसमें थर्ड एम्पायर भी होता है जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से बताता है हमको, ये एक टेक्नोलॉजी होती है, एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी मान सकते हो थर्ड एम्पायर, जो हमको बताता है एकदम स्लो मोशन में टेक्नोलॉजी को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, कि रूल ब्रेक हुआ है कि नहीं, कोई पर्सन आउट है कि नहीं, ये सब। वैसे ही फीफा में यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप में यूज हो रहा है सेयोट। सेयोट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे ये सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी वर्क है, ठीक है, और किस तरह से ये टूल इतना एक्यूरेट, इतना रिलायबल है, किस तरह से इसके ऑन फील्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सेयोट वैसी ही टेक्नोलॉजी है जैसी कि क्रिकेट में थर्ड एम्पायर होती है, ठीक है, लेकिन उससे भी एडवांस आप समझ सकते हो ना। देखो ये मैप है, ये दिख रहा है कतर, कतर यहाँ पे हो रहा है फीफा का मैच, और ये है पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ से चारों तरफ से, तीनों तरफ से घिरा हुआ है ये कतर, ओके। और कतर के पास में एक साइड पे सऊदी पड़ता है, सऊदी अरेबिया, और दूसरे साइड पे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। याद रखना है ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो देखो मैं मुद्दे की बात करूंगी, लेकिन पहले बताती हूँ ये ऑफसाइड रूल है क्या। ये बोल रहे हैं ना ऑफसाइड, ऑफसाइड, ये ऑफसाइड क्या होता है? ऑफसाइड रूल ऐसा होता है कि जो भी प्लेयर अटैक कर रहा है, यानी कि जो भी बॉल को किक करने वाला है, उसको माना जाता है कि ऑफसाइड पोजीशन पर दो केसेस में हो सकता है। पहला केस तो ये कि अगर जो भी अटैकिंग प्लेयर है उसका कोई भी बॉडी पार्ट एक्सेप्ट हैंड्स एंड आर्म्स, अगर कोई भी बॉडी पार्ट उसका जो अपोनेंट टीम है उनके हाफ में है, तो वो ऑफसाइड पोजीशन मानी जाएगी। और दूसरी पोजीशन वो है जब जो भी प्लेयर अटैक करने वाला है और जो गोल कीपर है, उन दोनों के बीच में कोई भी अपोजिंग प्लेयर अगर नहीं है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एन ऑफसाइड रूल, ओके, ऑफसाइड पोजीशन। ना ऑफसाइड पोजीशन पर होना अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन ऑफसाइड पोजीशन पर होकर आप गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, यानी कि आप यहाँ पे बॉल को किक कर लो, तो ये माना जाएगा कि आपने गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस, ओके। तो ऑफसाइड पोजीशन पर होना खुद में कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर उस मोमेंट पर प्लेयर जो है बॉल को प्ले करता है, बॉल को किक करता है, तो ये माना जाएगा कि ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्ले एंड देन द ऑफेंस अकर्स, ओके। इसके बाद प्लेयर को फ्लैग किया जाता है, उसके अगेंस्ट कोई सैंक्शन होता है। सैंक्शन के फॉर्म पे बस यही होता है कि सामने वाली जो अपोनेंट टीम है ना, उनको एक एक्स्ट्रा मौका मिल जाता है, उनको बॉल दे दी जाती है, फ्री हिट कर सकते हैं, फ्री किक वो कर सकते हैं अपने साइड से, ओके। ये हो गया ऑफ साइड रूल। अब ऑफ साइड रूल में कोई है कि नहीं है, कोई ऑफ साइड पोजिशन पे था कि नहीं था किक करते टाइम, ये पता लगाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि एकदम तेज तेज गेम चल रहा होता है, बहुत आसानी से रेफरी इसका पता नहीं लगा पाता। तो इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज लेकर आए। इसमें आई है सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी। ये सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है, कैमरास का यूज करती है, और इनके थ्रू बहुत ही कम टाइम में, विद इन 1 और 2 सेकेंड, ये पता लगा लिया जाता है कि जो सामने वाला प्लेयर है जिसने अटैक किया था, जिसने किक किया था बॉल को, वो ऑफसाइड पोजीशन पे था कि नहीं था। तो ऐसे ओटी जो है ये सपोर्ट टूल है जो वीडियो मैच ऑफिशियल्स यूज करते हैं, ऑन फील्ड ऑफिशियल्स यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि ऑफसाइड पे प्लेयर था कि नहीं था। तो ऑफसाइड डिसीजन लेने में मदद मिलती है इसके थ्रू। फीफा ने अनाउंस किया कि सेमी सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में दो चीजें हैं। पहली चीज है कि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में एक सेंसर यूज किया जाएगा, ठीक है, जो कि मैच बॉल के साथ कनेक्टेड रहेगा, जो बॉल रहेगी ना उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, जो बॉल के मूवमेंट को चेकआउट करेगा। और दूसरी साइड पे कुछ ट्रैकिंग टूल्स होंगे जो वीएआर का पार्ट होंगे। ये वीएआर क्या है? वीडियो असिस्टेंट रेफरी है ये, ठीक है। तो ये वीएआर जो था ये एक ऑलरेडी
ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये टाइम लगाती थी, 15-20 सेकंड लगाती थी पता लगाने में कि कोई जो भी डिसीजन है वो क्या लेना है, ये पता लगाती थी लेकिन टाइम लगाती थी। इसी का एक जो फास्टर वर्जन है वो है सेऑट, ओके, यानी कि सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी। ओके, तो आते हैं वापस से आर्टिकल के ऊपर। तो अभी देखा गया कि जो भी यहाँ पे डिसीजन आ रहे थे बहुत क्विक क्विक आ रहे थे, इसका रीजन था ये सेऑट टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज तो एक सेंसर यूज होता है जो बॉल के साथ कनेक्टेड है, प्रिसाइज पोजिशनल डाटा बताता है, बॉल के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, सब कुछ रियल टाइम में। दूसरी चीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो है 12 हॉक आई कैमरास, 12 हॉक आई कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं जो प्लेयर के 29 सेपरेट पॉइंट्स पे ध्यान रखते हैं, हर प्लेयर के 29 पॉइंट्स पे ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे प्लेयर का कौन सा मूवमेंट हो रहा है। ओके, अच्छा, इससे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं, तो इसीलिए हॉकाई कैमरा इसको कहा जा रहा है। काफी एक्यूरेट, काफी क्विक है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज्ड है। मैनुअल एफर्ट्स जो है उनको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होता था तो काफी सब्जेक्टिविटी होती थी यहाँ पे इस चीज में, लेकिन अब क्या ऑब्जेक्टिव हो गया है और इसको अभी भी एज अ कंफर्मेटरी टूल माना जाएगा। ठीक है, पहली जो मर्जी चलेगी वो रेफरी की ही चलेगी, लेकिन अगर रेफरी को डाउट होता है तो ही कैन यूज दिस से और टेक्नोलॉजी। ओके, इसके साथ ये इतना अच्छा है, इतना बेटर है, 10 टाइम्स बेटर है हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स से भी। इसमें एक्यूरेसी के लिए प्रिसीशन टाइम प्रोटोकॉल क्लॉक्स भी यूज की जा रहे हैं और इसको स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, डाटा माइनिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये से ऑफ टेक्नोलॉजी, सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी क्या है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाई वाज गूगल सूड फॉर इट्स लोकेशन ट्रैकिंग प्रैक्टिसेस। तो गूगल को यहाँ पे फिर से सू किया गया है, यूएस के 40 स्टेट्स ने इसको सू किया है, कोर्ट में ले गई हैं और यहाँ पे इनको लगभग 391 मिलियन डॉलर्स का सेटलमेंट करना पड़ रहा है। गूगल को 391 मिलियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे इन 40 यूएस स्टेट्स को। क्यों? क्योंकि गूगल के ऊपर ये इल्जाम है कि गूगल ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस को वायलेट किया है और जो कंज्यूमर हैं उनको मिसलीड किया है उनकी लोकेशन ट्रैकिंग करके। ठीक है, और ये आज से नहीं, 2014 से ये करा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होता था कि गूगल एक ऑप्शन देता था कि आप अपना लोकेशन ऑफ करना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो लोकेशन ट्रैकिंग। सभी कंज्यूमर्स को लगता था कि हमने तो लोकेशन ऑफ कर दिया, ठीक है, अगर उनकी मर्जी तो वो ऑफ कर देते थे। लोकेशन ऑफ कर दिया तो इसका मतलब क्या कि लोकेशन ट्रैक नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे से गूगल फिर भी लोकेशन ट्रैकिंग करता था और इसको ये माना जा रहा है कि दिस इज हाईली अगेंस्ट द यूजर्स प्राइवेसी। और यहाँ पे लोकेशन डाटा जो है ना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव डाटा अबाउट एनी ह्यूमन बीइंग, अबाउट एनी इंडिविजुअल। तो ये पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे फेच कर रहा था बिना कंज्यूमर के मर्जी के। तो यहाँ पे कंज्यूमर को तो ये लग रहा था कि हमने अपना लोकेशन डाटा ऑफ कर दिया, लेकिन उनकी लोकेशन फिर भी ट्रैक हो रही थी। तो कंपनी जो है इसके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि इन्होंने लोकेशन टेक्नोलॉजीज जो यूज करी है दैट आर अगेंस्ट द लॉज। ओके, अच्छा, गूगल क्या चेंजेस करने की बात कर रहा है? गूगल बोल रहा है कि हम एक इन्फॉर्मेशन हब बनाएंगे जिसके थ्रू सारी सेटिंग्स जो होंगी वो अपडेट होंगी, सभी जो कंज्यूमर्स होंगे वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले पाएंगे और हम सारे अपडेट्स वगैरह जल्दी लेकर आएंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, आईटी कंप्यूटर्स से ना। देखो, ये पोजीशनिंग सिस्टम की अगर बात करें तो पोजीशनिंग सिस्टम क्या है? पोजीशनिंग सिस्टम एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी इंडिविजुअल की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसमें ग्लोबल कवरेज हो सकता है, शार्प एक्यूरेसी की जरूरत होती है। जैसे कि गूगल मैप्स, गूगल मैप्स में क्या होता है कि आप पोजीशनिंग एंड नेविगेशन ही करते हो। आजकल व्हाट्सएप में आ गया लाइव लोकेशन, है ना, करंट लोकेशन, ये सब चीजें आप भेज सकते हो एक दूसरे को, दैट इज पोजीशनिंग, दैट इज द यूज ऑफ पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें आप सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हो या किसी भी चीज का यूज कर रहे हो। नाउ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज बेसिकली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ओके, सैटेलाइट तक आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है और सैटेलाइट बताता है कि कहाँ पे ये पर्सन अभी लोकेटेड है, तो ग्राउंड पोजीशन उससे पता चलती है। यूएस के जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूएस ओन्ड यूटिलिटी है जिसमें पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज होती हैं। तो ये 24 सैटेलाइट से मिलकर बनी है जिसमें सिविलियन एंड मिलिट्री यूज के लिए बनाई गई है इसको। ओके, और यहाँ पे यूएस में ये अवेलेबल है मिलिट्री सर्विस के लिए और कुछ कुछ सर्विसेज जो हैं वो सिविलियंस के लिए भी यहाँ पे यूटिलाइज की जा सकती हैं। लेकिन एक और नई पोजिशनिंग सिस्टम आया है, वर्चुअल पोजिशनिंग सिस्टम, देख रहे हो इस तरह से, यानी कि इसमें जीपीएस तो है ही इन्वॉल्व, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इन्वॉल्व है। तो आपको अगर कुछ भी चीज पता लगानी है तो इस तरह से एनिमेटेड सा आपके सामने मैप खुल जाएगा और आपको एरोज वगैरह दिखाई देंगे, ये देखो इस तरह से एरोज वगैरह दिखाई देते हैं आपको। तो वीपीएस जो है, वर्चुअल पोजिशनिंग सिस्टम, ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का भी यूज करता है। ओके, वर्चुअल जो पोजिशनिंग सिस्टम है ये लॉजिकल प्रोग्रेशन है जीपीएस से। ठीक है, तो जीपीएस का एक और हायर वर्जन है वीपीएस, इसमें आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज रिकॉग्निशन, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। और इसमें लाइव कैमरा भी यूज़ होता है और आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी जगह पे हो, ठीक है, जब आप मैप में देख रहे हो। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है वीपीएस में। जीपीएस एंड वीपीएस के बीच में एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जीपीएस जो है ये टाइम के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, इसमें जीपीएस स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। वीपीएस जो है ये लाइव कैमरा व्यू होता है, जिसमें कि गूगल डाटा यूज होता है अलॉन्ग विद जीपीएस। जीपीएस में ओनली सैटेलाइट व्यू होता है, वीपीएस में 3D डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, इसमें एरोज होते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। जीपीएस में आपको ड्रिफ्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर बेस्ड डाटा है, तो सैटेलाइट्स मूव करती हैं, कभी थिक क्लाउड्स हो गए तो प्रॉपरली हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। लेकिन वीपीएस में ऐसा नहीं होता क्योंकि वीपीएस ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है। जीपीएस में वॉइस सिस्टम होता है, वीपीएस में पूरा एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उसके थ्रू आप आसानी से पहुंच सकते हो जहां चाहो। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल। देन बात करते हैं इंडिया फ्रांस डिस्कस डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज मेक इन इंडिया। तो पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया के राजनाथ सिंह और फ्रांस के जो उनके काउंटर पार्ट हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन लोगों ने आपस में मिलकर एक मीटिंग करी। ये बात करी कि कहाँ कहाँ पे कोऑपरेट कर सकते हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसकी बात हुई। ओके, तो देखो बातचीत यही हुई कि मेक इन इंडिया को और स्ट्रांग बनाएंगे। ओके, तो देखो बात ये हुई है कि मेक इन इंडिया को और स्ट्रांग बनाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे मैरीटाइम कोऑपरेशन, बायलैटरल एक्सरसाइजेस को और स्ट्रांग करेंगे। इंडिया फ्रांस का जो एनुअल डिफेंस डायलॉग है उसमें सारी बातचीत हुई। ये कहा गया कि हमारा कोऑपरेशन जो है और भी चीज़ों की तरफ हम बढ़ाएंगे, जैसे इंडियन ओशन कमीशन की चेयरमैनशिप अभी इस बार फ्रांस के पास है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम की चेयरमैनशिप अभी फ्रांस के पास है। आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर्स जो है दोनों ने आपस में बातचीत करी और इंडो पैसिफिक को लेकर भी यहाँ पे बात हुई है। चाइना का जो इम्पैक्ट है उसको कैसे काउंटर करना है उसकी बात हुई है। यहाँ पे बायलैटरल एयर एक्सरसाइज होगी हमारी, गरुड़ा जोधपुर में होने वाली है, ठीक है, इसके ऊपर बात हुई है। आईमैक्स जो है एयर नेवी एंड आर्मी की एक्सरसाइज हो रही है, इसकी बात हुई है। वरुणा की बात हो रही है, गरुड़ा की बात हो रही है, सब एक्सरसाइजेज हैं जो आपस में होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अहेड ऑफ द डायलॉग यहाँ पे ये भी देखा गया कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर इनको लेकर जाया गया और यहाँ पे इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनको भी एक एज अ रिस्पेक्ट, एज अ गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे रिस्पेक्ट दी गई, ठीक है, एक श्रद्धांजलि दी गई। तो मेक इन इंडिया की बात करें, 2014 में ये लॉन्च हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमें काफी अच्छा करना है, इम्प्रोवाइज करना है और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है इंडिया को फॉर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इनिशिएटिव जो था इसमें ओपन इन्विटेशन दिया गया जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, इंडिया के सभी को, और इंडिया की एक न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखने की कोशिश यहाँ पे की गई। 27 सेक्टर्स में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा कर रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, नए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को सरपास करने के लिए ये मेक इन इंडिया मिशन आया। यहाँ पे एम था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है 12 to 14% हो पर एनम। ओके, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% अभी वो 25% हो जाए बाय 2022। इसके अलावा 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट करनी थी बाय 2022 और साथ में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी हमको करनी थी। ओके, चलिए बात करते हैं अब इंडिया फ्रांस रिलेशन की। तो देखो इंडिया और फ्रांस जो है काफी लंबे टाइम से रिलेशन शेयर करते हैं, लेकिन इंडिया और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स डेवलप हुए वो हुए सिंस 1998। तब से लेके कुछ ऐसा सिनेरियो बना जैसे कि इंडिया और फ्रांस दोनों ही एक तरह की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। चाइना की जो यहाँ पे एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज है वो देख रहे हैं, रशिया की हालत खराब होते हुए देख रहे हैं, अभी रशिया यूक्रेन वॉर भी हो रही है, अमेरिका की भी हालत यहाँ पे धीरे धीरे खराब हो रही है, अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर्स वगैरह चलती रहती है उसके चक्कर में। तो इन डायनामिक्स के बीच में फ्रांस हो या इंडिया हो, दोनों ही अपने लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे में इनको जरूरत है कोएलिशन की, दूसरे पार्टनर्स की जिसके थ्रू ये स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें। और ऐसे में इंडिया और फ्रांस नेचुरल पार्टनर्स बनते हैं क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स भी सेम है और सोल्यूशंस भी सेम है। ओके, जैसे चाइना का राइज हो रहा है तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर बढ़ रहा है। इंडिया के नेबरहुड में एक बड़ा इशू चाइना है हमारे आगे की फॉरेन पॉलिसी में। कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर टाइम पे सोवियत यूनियन हमारे साथ था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन का एकदम यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। रशिया अभी इतने सारे इश्यूज में फंसा हुआ है और रशिया देखा जा रहा है कि चाइना के साथ जा रहा है, चाइना के क्लोज जा रहा है, तो रशिया के ऊपर हम ज्यादा टाइम तक हो नहीं सकता कि रिलाय करें, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो पहले ट्रम्प आए थे, उन्होंने कई सारी चीजें चेंज करी, डब्ल्यूटीओ में चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। इंडिया ने हमेशा ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को वैल्यू
किया है और वैसे ही फ्रांस ने भी किया है। फ्रांस ने भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करी है। इसके अलावा दोनों आपस में कोऑपरेट भी करते हैं, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल डायलॉग। जैसे अभी यूएन में परमानेंट सीट मांगी ना इंडिया ने यूएनएससी में, तो उसमें फ्रांस ने सपोर्ट भी किया है। तो ओवरऑल हमको देखने को मिलता है इंडिया और फ्रांस काफी जगह कोऑपरेट करते हैं। और ऐसा सिनेरियो जहाँ पे एक पार्टनर हमारा रशिया, जो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से, जिसके ऊपर हम ज्यादा रिलाय अभी कर नहीं पाएंगे रशिया के ऊपर। दूसरा यूएस, जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर में लगा हुआ है। ओके, और बाकी तो हमारा कोई बहुत अच्छा पार्टनर है नहीं, ठीक है। तो ये सारे मेन पार्टनर्स तो हमारे इन्वॉल्व हैं दूसरे अपने अपने कामों में। तो ऐसे में हमको दूसरे जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें फ्रांस कैन बी वन ऑफ देम। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। अच्छा, इसके पहले फ्रांस का मैप देख लो चाहो तो। ठीक है, ये फ्रांस है। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन आता है, नीचे मेडिटेरियन सी आती है, ऊपर इंग्लिश चैनल आता है। ये पेरिस है जो इसका कैपिटल है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेंटर प्लान्स टू डॉक्यूमेंट कल्चर सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनियस ट्राइबल सोसाइटीज। पेपर 1 से कनेक्ट कर सकते हो इसको, सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, जो आपने स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पढ़ा होगा उसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ मिलकर, यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि जितने भी इंडिया के कल्चर्स हैं, स्पेशली ट्राइबल कल्चर्स हैं, उनका रीडॉक्यूमेंटेशन होगा प्रॉपरली, उनका पूरा डाटा रिपोर्ट बनाई जाएगी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम उसको शामिल कर पाएंगे अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम में, और इसके साथ हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह में इसको पढ़ा पाएंगे बच्चों को भी। तो हमारे देश को नॉलेज सुपर हब बनाने के लिए, नॉलेज का सुपर पावर बनाने के लिए हमारे कल्चर को भी हमें जानना चाहिए। ओके, और इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हमारी मदद करने वाला है। इसमें अलग अलग सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स को ढूंढा जा रहा है ये काम करने के लिए। तो पूरा एक रजिस्टर सा डेवलप होगा, ठीक है, रिगार्डिंग द ट्राइबल कल्चर्स। ओके, बात करते हैं आगे। तो देखिए एनसीएसटी यानी कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब, ये बनी 2004 में। ठीक है, आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया, 338 ऐड किया गया। ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2003 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। ठीक है, तो 338 ए में इसका मेंशन है एनसीएसटी का। ठीक है, 338 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है। ओके, तो याद रखना एनसीएसटी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसके अलावा अच्छा मुझे ये भी बताना कि एनसीबीसी क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, 338 ए में कहा गया कि एनसीएसटी जो है उसके पास ये पावर्स होंगे कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सेफ गार्ड्स कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर्स ले सके, गवर्नमेंट की साइड से पॉलिसी मेकिंग करवा सके इनके सेफ गार्डिंग के लिए, इनके प्रमोशन के लिए। ओके, कंपोजिशन ये होगा कि एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 अदर मेंबर्स होंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। साथ में एक मेंबर ऐसा होगा जो विमेन होगा, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, जिनका 3 साल का टेन्योर होगा। और ये जो मेंबर्स होंगे इनको 2 टर्म से ज्यादा का टर्म्स के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा चेयरमैन जो होगा ना, उसको यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक दी जाएगी, वाइस चेयरपर्सन को रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिलेगी, और मेंबर्स जो होंगे वो सेक्रेटरी के लेवल के होंगे, सेक्रेटरी जितनी रैंक के होंगे। ओके, चलिए देन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखो लोकुर कमेटी बोलती है कि शेड्यूल्ड ट्राइब को पता लगाने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि इनके प्रिमिटिव ट्रेड्स हों, डिस्टिंक्टिव कल्चर हो, शाइनेस हो कॉन्टैक्ट में, कम्युनिटी में, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो, बैकवर्डनेस हो। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से आप किसी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में डाल सकते हो। कुछ मैप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये पूरा जो आपको ये डॉट डॉट वाला रीजन दिख रहा है, ये खासी ट्राइब का रीजन है। जो ये येलो वाला दिख रहा है ये भील ट्राइब का है। ठीक है, ये ग्रीन वाला दिख रहा है ये चेंचू का है। इसके अलावा छोटे छोटे आप देख रहे हो ये धोदिया का ट्राइब का है। ठीक है, ये चकमा है। इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के मैप्स तैयार कर लेना फॉर मेन्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। श्री हरिकोटा में एक और लॉन्च पैड आया है, लेकिन ये लॉन्च पैड प्राइवेट लॉन्च पैड है। तो इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड जो है वो श्री हरिकोटा में आया है। पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, साइंस इंटेक से। अग्निकुल एक स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक का स्टार्टअप है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का पहला लॉन्च पैड जो कि प्राइवेट लॉन्च पैड है, इन्होंने ओपन किया है श्री हरिकोटा में। इसका इनॉग्रेशन इसरो के ही चेयरमैन ने किया है। ओके, और ये कहा गया है कि ये पहला एक्सक्लूसिव लॉन्च पैड है जो प्राइवेट लॉन्च व्हीकल्स के लिए बनाया गया है, सतीश धवन
स्पेस सेंटर के अलावा साइड में, ओके, श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा आता है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है। ये सतीश धवन कौन है? इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। इनके अंतर्गत इंडिया के जितने भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसरो के जितने भी लॉन्चेस होते हैं वो यहाँ से ही होते हैं, इस लॉन्च पैड से ही होते हैं, श्रीहरिकोटा वाले, ओके। यहाँ पे लॉन्च बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स को पहुंचाता है उनके ऑर्बिट्स तक, ओके। और इसमें पीएसएलवी जीएसएलवी सैटेलाइट्स दोनों को कैरी आउट किया जा सकता है। इसरो के इस सतीश धवन स्पेस सेंटर के अलावा, श्रीहरिकोटा के अलावा, एक और हमारा स्पेस लॉन्च पैड हमने बनाया जो कि है तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि है तिरुवनंतपुरम पे, ओके। चलिए, इसमें आप देख सकते हो ये सारे स्पेस स्टेशन और स्पेस यूनिट्स के यहाँ पे लोकेशन बताई गई है। न्यू दिल्ली में क्या क्या है, जोधपुर में क्या है, बेंगलोर में क्या है, हैदराबाद में क्या है, चाहो तो देख सकते हो, ओके। बढ़ते हैं आगे ना। पहला देखो यहाँ पे इशू आया है मोना लोआ। मोना लोआ जो है इस तरह का एक वॉल्केनो है, ठीक है। ये वॉल्केनो जो है इरप्ट हो गया है हवाई में, और लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ये, जो कि इरप्ट हुआ है, ओके। और ये जो है हवाई में है। हवाई कहाँ पे आता है? पैसिफिक ओशन में आता है। तो इसको पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट से और पेपर 1 की ज्योग्राफी से आप कनेक्ट कर सकते हो ना। देखो हवाई कहाँ आता है, ये देखो ये है यूएसए, यहाँ पे आता है बीच में पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे एशिया, इनके बीच में आता है ये हवाई। कई सारे आइलैंड हैं, लगभग 5 आइलैंड हैं। ये पांचों आइलैंड जो है ना वोल्केनिक आइलैंड है, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है ना पैसिफिक वाली, बड़ी एक्टिव प्लेट है, ठीक है, एक्टिव प्लेट है। और प्लेट्स के एक्टिव होने के कारण उनका मूवमेंट बहुत होता है, और मूवमेंट होने के कारण ये वोल्केनो अर्थक्वेक बहुत आराम से यहाँ पे हो पाते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि इस तरह की एक रिंग ऑफ फायर भी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनोज आपको मिलते हैं, ओके। चलिए, मोना लोआ की बात करें तो 5 वोल्केनोज हैं हवाई आइलैंड पे, उसमें से मोना लोआ एक है, ठीक है, सदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाई आर्किपेलागो का। और यहाँ पे एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो का मतलब क्या है कि इसका जो लावा है दैट इज टू मोबाइल, टू लेस विस्कस, ठीक है, कम, बहुत कम विस्कस, विस्कोसिटी इसकी है, गाढ़ा नहीं है, ठीक है, गाढ़ा नहीं है, इसीलिए ये बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है। और इसीलिए जैसे देखो यहाँ से लावा निकला तो बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लेयर लेयर नहीं बन पाती, और इसीलिए इसकी हाइट जो होती है ना वो कम होती है। तो इस तरह से ऐसा फ्लैट सा आपको ऐसा वॉल्केनो देखने को मिलता है। जबकि दूसरा होता है कंपोजिट, जो ऐसा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका गाढ़ा होता है बहुत लावा, और ये जैसे ही निकलता है ना तो यहीं की यहीं जमने लगता है, तो ये इसकी हाइट ऊंची होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो कंपोजिट वाला ऐसा होता है, ये शील्ड वाला ऐसा है। तो ये शील्ड है, हवाईयन आइलैंड जो है, हवाईयन मोना लोआ वॉल्केनो, ये इस तरह का शील्ड वॉल्केनो है। टॉलेस्ट नहीं है, ठीक है, टॉलेस्ट नहीं है, टॉलेस्ट मोना किया है, ओके, टॉलेस्ट मोनो किया है। लेकिन लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज लार्जेस्ट जो है वो मोना लोआ है, ओके। अच्छा, जो ये इसके पास में एक और वॉल्केनो है, कीलियू वॉल्केनो। ये जो है काफी बहुत दिनों से, बहुत टाइम से इरप्ट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, ओके। और ये कीलियू जो है 2018 के इरप्शन के लिए बहुत ज्यादा इन फेमस हुआ था, वेल नोन है, क्योंकि इसने 700 घरों को जला दिया था, ठीक है, और लावा की रिवर्स बहा दी थी, ओके। तो देखो यहाँ पे वॉल्केनो के टाइप्स, ये है सिंडर वॉल्केनो। सिंडर वॉल्केनो ऐसा होता है कि फटता इतनी जोर से है, ऐसा खतरनाक इरप्शन होता है कि यहाँ पे खुद ही हॉलो हो जाता है, ऐसा डिप्रेशन सा बन जाता है यहाँ पे, ओके। तो ये इस तरह से फटता है, यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। दूसरा है कंपोजिट वॉल्केनो, जिसका कि लावा बहुत ज्यादा विस्कस रहता है। विस्कस होने के कारण ये ऐसे यहाँ से फ्लो करता है, और यहीं यहीं पे इसका लावा जम जाने लगता है, तो अगली लेयर फिर इसके ऊपर जमती है, तो इसलिए इसका जो हाइट होती है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसमें देख रहे हो ये वाला जो मेन चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर है नीचे, जहां से जिस मेन पाइपलाइन से आ रहा है इसको वेंट कहते हैं। और इसके अलावा ये कई सारी लेयर्स बन रही है यहाँ पे, ओके, ये लावा की लेयर्स हैं, ओके। देन आता है दूसरा शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो क्या होता है? शील्ड वॉल्केनो ऐसा होता है कि यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, और इसका लावा लो विस्कोसिटी का है। क्योंकि लो विस्कोसिटी का, इसलिए एक जगह ठहरता नहीं, बहता जाता है, और इसीलिए इसकी हाइट कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है वेंट, ये है कैल्डेरा, जो यहाँ पे बन गया डिप्रेशन वो, ओके। तो आप देखोगे कैल्डेरा जो है यहाँ पे छोटे हैं, दोनों साइड पे छोटे हैं, सबसे ज्यादा कैल्डेरा जो है सिंडर वॉल्केनो के टाइम पे बनता है। तो जो भी चीजें हैं मैंने बता दी। शील्ड वॉल्केनो में जेंटल काइंड ऑफ इरप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि लावा जो होता है काफी विस्कोसिटी वाला होता है, फाउंटेन वगैरह के फॉर्म में हो सकता है। लो विस्को अच्छा सॉरी, शील्ड वॉल्केनो में मैंने बताया विस्कोसिटी कम होती है, लो विस्कोसिटी। कंपोजिट वॉल्केनो में विस्कोसिटी ज्यादा रहती है, ओके। और यहाँ पे लोअर लेवल्स का गैस फ्लो होता है, शेप जो होता है वाइडर होता है, इस तरह से वाइडर, वाइडर शेप होता है इसका। और कंपोजिट में इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये कंपोजिट है, ये शील्ड है, ये बता चुकी हूँ मैं, ओके। अच्छा, ये मेन चीजें हैं इसमें। देखो जैसे शील्ड वॉल्केनो के एग्जांपल है मोना लोआ हवाई, जबकि कंपोजिट वॉल्केनो के माउंट फीजी, फूजी,
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सिंडर कोन जो है हमने देखा, सिंडर कोन में विस्कोसिटी कम होती है मैग्मा की, और यहाँ पे स्टीप साइड्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये माइल्डली एक्सप्लोसिव होता है, और यहाँ पे मैक्सिको का एक है पिराकुटिन, ये है सिंडर वॉल्केनो का टाइप। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल जो है वो एक एडिटोरियल है, बहुत ही एक आई ओपनिंग सा एडिटोरियल है ये, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर के बारे में, सोशल इश्यूज से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। द हिंदू का एडिटोरियल है। एडिटोरियल ये बात करता है कि आप सभी ने वो केस सुना होगा, ठीक है, जिसमें एक दो लोग थे, लोग थे, कपल थे, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसमें जो मेल था, ठीक है, मेल पार्टनर था, उसने अपनी फीमेल पार्टनर के 35 टुकड़े करके उसका मर्डर करके उसको अलग अलग जगह पे फेंक दिया, ठीक है। तो इतना ब्रूटल मर्डर जो है ये कब हुआ है? अभी नवंबर 25 के पास में, नवंबर 25 को था एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे था ये, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट ही ये डे था। और ये जो केस आया, मर्डर केस, ये बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस का ही आया, और डोमेस्टिक वायलेंस भी ऐसा जिसमें इंटीमेट पार्टनर जो है उसी ने यहाँ पे मर्डर किया, इस तरह का वायलेंस किया। हमारे देश में एक डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक कानून है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। 2005 का ये कानून बोलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस चाहे हस्बैंड करे या फिर मेल पार्टनर करे, दोनों ही डोमेस्टिक वायलेंस में कंसिडर की जाएंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्यों है, क्यों लड़कियां जो है, अभी जैसे ये वाला जो केस है इसमें भी बार बार ये कहा जा रहा है कि वाई द फीमेल चोज नॉट टू गो, नॉट टू लीव दैट पर्सन, ठीक है, उसने क्यों एक वहां पे रहना स्टार्ट किया, वहीं पे रहना चूज किया, क्यों उसने ऐसे पर्सन को चूज किया अपने पार्टनर के तौर पे, क्यों उसने यहाँ पे इसको ये समझा नहीं कि ये जो चीज है कितनी टॉक्सिक है, ठीक है। उसने जब हेल्प के लिए गुहार भी करी तो क्यों वो इफेक्टिव नहीं हुई? ये चीजें जो है ना हमारी सोसाइटी की मेजर लूप होल्स को, मेजर स्टीरियोटाइप्स को समझाती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को हम बीच में, डोमेस्टिक वायलेंस को सेंट्रल थीम रखेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक पनिशेबल ऑफेंस है इंडियन लॉ के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताता है कि इंडिया में जितनी भी लोग रह रहे हैं जो मैरिड हैं, जितनी भी मैरिड वुमेन हैं, उसमें से 32% वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी इमोशनल, फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस अपने हस्बैंड के थ्रू या अपने पार्टनर के थ्रू झेला है। इसमें हम इन लॉस की तो बात कर ही नहीं रहे, ठीक है, हस्बैंड के हाथों ही उन्होंने इतना वायलेंस झेला है 32% वुमेन ने। ओके, अच्छा, इसके अलावा 17 ईयर्स हो गए हैं इस पूरे प्रोग्रेसिव एक्ट को, जो 2005 का एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, लेकिन आज भी ये वायलेंस होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। क्यों ऐसा, क्यों सिर्फ पेपर पे रह गया है ये एक्ट, क्यों एक्चुअल में काम नहीं कर पा रहा? तो इसकी सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग रियलिटी ये है कि 1/3 जो वुमेन है, 1/3 वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताता है, ठीक है। 14% वुमेन है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है डोमेस्टिक वायलेंस और उसके बाद हेल्प भी मांगी है, ठीक है। और ये 14% जितनों के अगेंस्ट भी यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है ना, उसमें से सिर्फ 14% वुमेन है जिन्होंने हेल्प मांगी है, बाकी तो सब अंदर अंदर सहते रहते हैं, कोई मांगता भी नहीं है हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन सर्वाइवर्स जो हैं, जिन्होंने हेल्प मांगी भी है, उनको हेल्प ज्यादातर मिली है नहीं, ठीक है, बहुत कम केसेस में मिली है। तो इसके पीछे है प्रीजुडाइजेस एंड फियर्स दैट द वुमेन एक्सपीरियंस, ठीक है। उनसे ये पूछा जाता है कि अभी तक तुम चुप क्यों थी, ठीक है, इससे पहले तुमने क्यों नहीं बोला, अब जब अब तक सहती आई हो तो अब भी सह लो, बच्चों के लिए सह लो, इस तरह की बातें उनसे की जाती है। विमेन को ये भी डर लगता है क्योंकि वो फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनको ये भी डर लगता है कि समाज क्या कहेगा, नॉर्म्स क्या कहेंगे समाज के, ठीक है। और वो किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं बनना चाहती, ठीक है। और उनको ये उम्मीद रहती है कि हम अपने हस्बैंड का बिहेवियर ओवर द टाइम चेंज कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है और इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 रॉन्ग, ओके, ऑन एज अ सोसाइटी, ओके, हमें ये समझने की जरूरत है। तो सर्वाइवर जो है उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे डील कर रही है सिचुएशन से। ओके, आप देखते हो कई सारी वुमेन होती हैं जिनके पेरेंट्स या तो डिसीज्ड हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, या फिर ओल्ड हैं, इल हैं, या फिर जिनके कई सारी सिस्टर्स हैं, उनको ये डर रहता है कि अगर मैं भी घर चली गई तो मेरी बाकी सिस्टर्स की शादी कैसे होगी, ओके। और बेसिकली वो बनना नहीं चाहती किसी पे बर्डन, इसीलिए वो उसी इंसान के साथ रहती हैं जो कि इस तरह का होता है, ठीक है। एंड थोड़ा सा अपना यहाँ पे पर्सपेक्टिव ओपन रखना, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन भी हो रहा है, कम्युनलिज्म भी जुड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम वाली बात भी जुड़ रही है। तो हम यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं, हमको मुद्दे से
कनेक्टेड रहना है ना। हमको यहाँ पे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, तो हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बातें नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा अपना दायरा, अपनी सोच को वाइडन रख के हम ये समझेंगे कि हम एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, हम आगे जाके देश के पॉलिसी मेकिंग में मदद करने वाले हैं। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, माइंडसेट थोड़ा बड़ा रख के सोचना है। तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी हैंडलिंग दिस थिंग मेच्योरिटी, विथ मेच्योरिटी। ओके, तो चलो यहाँ पे दूसरा चीज देखते हैं कि हेल्प सीख करने के बाद भी इनको हेल्प नहीं मिलती। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार डॉटर्स को ये सिखाया जाता है कि फैमिली एनवायरनमेंट को समझो, फैमिली एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करो, हस्बैंड की फैमिली के साथ एडजस्ट करो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सबको करना ही पड़ता है। ओके, एंड इसके साथ बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे डॉटर के वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, डॉटर के वेलफेयर को ध्यान में रख के कुछ किया जाए, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पे विमेन जो है अपने आस पड़ोस वाले लोगों को बताती भी है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, ये एक लाइक ऐसा होता है विमेन के साथ, ये एक इशू है इंडिया में देखा गया। ठीक है, इस एनजीओ ने पता लगाया कि एक टिपिंग पॉइंट उनको चाहिए होता है कि अगर ऐसा हो गया उसके बाद में कुछ एक्शन लूंगी। जैसे कि अगर चिल्ड्रंस की सेफ्टी के ऊपर कुछ बात आ गई, या फिर हस्बैंड का कहीं से अफेयर का पता चल रहा है, या फिर ऐसी हालत हो गई जहाँ मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, तो जाके वो कभी खुले तो खुले, नहीं तो वो भी नहीं। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 ये भी बताता है कि अगर ये जो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, उसको जस्टिफाई करने के लिए मेन कम आगे आ रहे हैं, विमेन ज्यादा आगे आ रही हैं। तो विमेन उसको ज्यादा जस्टिफाई कर रही है देन मेन। ओके, तो विमेन ने खुद के अंदर ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो पाल लिया, इंटरनलाइज कर लिया है। ओके, और साथ में यहाँ पे विमेन को यहाँ पे पावरफुल स्टेप उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले सोसाइटी को मदद करने की जरूरत है। पुलिस के रोल की बात करें तो देखो यहाँ पे पुलिस जो है कई सारे केसेस में देखा जाता है कि सॉल्यूशन तो करती नहीं, उल्टा प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। जैसे अगर कोई पुलिस के पास गया एफआईआर कराने के लिए, तो उसको वापस घर भेज दिया जाता है कि जाओ जाओ एडजस्ट करो, हम तुम्हारे हस्बैंड को समझा देते हैं। अरे भाई, वही उसको मारता पीटता तुमने और समझा दिया, उसको पता लगेगा कि तुम्हारे पास आई थी वो औरत, तो उसको और मारेगा पीटेगा। या फिर ज्यादा ज्यादा ये कर लेते हैं कि एफआईआर लॉन्च नहीं करते, जो भी परपेट्रेटर है, जो भी हस्बैंड है या मेल पार्टनर है, उसको वहां पे उसको बहुत धो देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वायलेंस कर देते हैं सो दैट वो समझ जाए कि आगे से ऐसा ना करे। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, उसको वापस जो विमेन है उसको वापस उसी घर में रहना पड़ता है, उसी पर्सन के साथ रहना पड़ता है। जो यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन वाला जो लॉ आया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बात की गई है। लेकिन कई सारे स्टेट्स में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स नहीं है, तो अंडर सोर्स्ड है, अंडर स्किल्ड है। ठीक है, तो वुमेन जो है उनको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है कि स्टेट जो है अपने आप में पेट्रियार्कल है, हेट्रोनॉर्मेटिव इंटरेस्ट का है। ठीक है, यानी कि पेट्रियार्कल डिसीजन लेगा, या इस तरह से उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि हमें इस चीज़ को यहाँ पे प्रॉपरली रेमेडिफाई करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ का फाइनल कुछ कंक्लूजन ढूंढना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस से चीज़ शुरू होते होते इतनी बड़ी बन गई कि किसी लड़की का 35 पीसेस हो गए, इतनी बड़ी बात हो गई है। तो शुरुआत डोमेस्टिक वायलेंस से होती है, लेकिन यहाँ तक भी केस जा सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आप एक वुमेन हो, आप एक गर्ल हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। आप कोई भी हो, एक गर्ल हो, बॉय, कोई भी हो आप, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप अपने आसपास इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस देखते हो, उसको रिपोर्ट करवाओ। ठीक है, उन लोगों की, उन विक्टिम्स की मदद करो जो कि इस चीज का शिकार बन रही है, एंड उनका जो दायरा है, उनकी अवेयरनेस उनकी लेकर आओ कि देखो भाई, तुम्हारे पास यही है सब राइट्स हैं। डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डू नॉट जस्टिफाई दिस डोमेस्टिक वायलेंस। वो मूवी आई थी ना थप्पड़, दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग। ठीक है, थप्पड़ मूवी आई थी ना, वो सबसे बड़ा सोर्स है इस चीज को सीखने का, समझने का। तो इस चीज को समझना है। ओके, ये था पूरा हमारा आर्टिकल, एंड आज की जो मैपिंग एक्सरसाइज है उसमें आपको पता लगाना है कि यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट्स कौन से दिख रहे हैं आपको इस एरिया में। ओके, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जरूर से लाइक करना, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड कमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।